तो देखो पिछले भी टेस्टों की तुम्हारी कॉपी इसमें बच रही है कहाँ है अभी इसकी बात करेंगे अपन, नंबरों की बात करेंगे ना। अरे भाई एक पेपर लिया था आपसे हिंदी भाषा लिपि और व्याकरण का, इसके हल पर बातचीत कर लें क्या थोड़ा सा। देखो क्या कि स्कोर बन रहा है तुम लोगों का यार। तो ये है हिंदी भाषा लिपि और व्याकरण। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ईमानदारी से तो बनाते हो ना तुम लोग, बात थोड़ी कर बनाते हो। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो आसान हो गया। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेत से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है, ये भी सही है। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं, तो ये भी सही बात है। अब भाषा अर्जित संपत्ति नहीं होती है, ये तो कह ही नहीं सकते हैं भाई। ये तो शिक्षण विधि वाले सवाल में भी ऐसा विकल्प था ना एक। हाँ भाई रेशमा, हाँ सुप्रभात, सुप्रभात सभी को। 4 सही है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या मान ले भाई, क्या लगता है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मान ले क्या? तो फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, क्योंकि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 आ रही है ना, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, और सब में 500 सालों का अंतर आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 1000 ईस्वी से लेकर अद्यतन में आ जाएगी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें पहले चरण में आप नाम लिखते हो अभट्ट का। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है अपभ्रंश। अपभ्रंश का स्थान कहाँ है? तो मध्यकाल का सबसे उत्तर है भाई। मध्यकाल आर्य भाषा को 3 भागों में बांटते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और उत्तरकाल। तो सबसे अंतिम वाली मध्यकालीन आर्य भाषा जो है वो अपभ्रंश है, जिससे अभट्ट का जन्म हुआ। लेकिन अभट्ट है, पुरानी हिंदी है, इनका जो संबंध है उसका संबंध आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से है। और इसीलिए कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश को तोड़ करके जो अभट्ट लोक भाषा निकल रही थी, उसका समय 11वीं सदी था। अब जैसे ही आप 1000 कहते हो तो 1000 का मतलब है कि 10वीं सदी का अंत है ये, और 10वीं सदी का अंत होते ही अब जैसे आप जोड़ोगे इसमें 1001, तो ये 11वीं सदी का प्रारंभ है। तो लोक भाषा के रूप में अभट्ट का प्रचलन 11वीं सदी से प्रारंभ होता है। क्या आपके आदिकाल के साहित्य में अभट्ट का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और केवल अभट्ट कहते ही जो तुमको विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका याद आती है, तो कीर्ति पताका तो प्रकाशित नहीं है, कीर्ति लता तो प्रकाशित है। पर कीर्ति लता से भी पहले आपको बहुत कुछ याद आना चाहिए। जी क्या याद आना चाहिए? याद विद्यापति तो 15वीं सदी के है ना, आदिकाल और भक्तिकाल की सीमा रेखा मानते हैं। आपको याद आना चाहिए प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर हैं, और वंशीधर ने प्राकृत पेंगलम की जो भाषा है वो क्या मानी है? अभट्ट मानी है। ले भाई लला, ये तो पकड़ा भ्रंश और रुक, ये अभट्ट ले, खाली हो गई दोनों। दूसरा आपको याद रहना चाहिए संदेश रासकी अब्दुल रहमान। क्या बोल गए? संदेश रासकी अब्दुल रहमान, ये ऐसे बोल दो अब्दुल रहमान की संदेश रासक। तो अब्दुल रहमान की संदेश रासक में भी अभट्ट का प्रयोग है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से असंगत कथन पहचानना है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, बिल्कुल है। संस्कृत को तोड़कर पहली देश भाषा का विकास हुआ, उसका जन्म पाली है। पाली के बाद में फिर
जो प्राकृत आती है ये दूसरी देश भाषा है। पाली को सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि पूर्व प्राकृति क्या है? पाली। और उत्तर प्राकृत क्या है? अपभ्रंश। पाली भगवान महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों के उपदेशों की भाषा रही है? क्या सबसे पुरानी प्राकृत कहते हैं? हाँ। प्राकृत का जन्म कहां से हुआ? पाली से। तो प्राकृत के पूरे बीज तो पाली में ही है। आप जैसे मान लो मैं आपसे कोई ये कह दे कि अवट का प्राचीन रूप क्या है, तो उसके पहले ही तो बढ़ोगे आप, बाद में थोड़ी जाओगे आप। तो अवट का सबसे प्राचीन रूप क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन रूप क्या है? तो हम कर देंगे जस्ट आगे बढ़ जाओ उसके। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन रूप क्या है? प्राकृत। प्राकृत का सबसे प्राचीन रूप क्या है? तो पाली। और यदि उत्तर लगाकर पूछे कि उत्तर पाली क्या है, तो प्राकृत। उत्तर प्राकृत क्या है? तो अपभ्रंश। उत्तर अपभ्रंश क्या है? तो अवट। उत्तर अवट क्या है? तो पुरानी हिंदी। और पाली को सिंगल या श्रीलंका के लोग मागधी भी कहते हैं, बात ये भी सही है, बिल्कुल ये तो सही है। तो 3 नंबर का जो विकल्प बन रहा है ये सही नहीं है कि पाली भगवान महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों के उपदेशों की भाषा रही है। क्लियर? तुमने यही किया 3? बढ़िया। क्योंकि भाषा के सवाल अपने जो है ना, कम से कम 6-7 सवाल मानकर चलो। खास अपभ्रंश का संबंध किस आधुनिक भारतीय बोली से नहीं है? अब कुमायूनी, गढ़वाली और पहाड़ी, तीनों पहाड़ी हो गई, तो सिंधी से नहीं है। सिंधी से। सिंधी अपभ्रंश के किस रूप से निकली है? पैसाची से निकली पंजाबी और लहंदा, और ब्राचड़ अपभ्रंश से निकली है सिंधी, है ना? हाँ बिल्कुल सही। तो 4 का सही उत्तर 4। 5वां क्वेश्चन देखो, चेक कर रहे हो कि नहीं? निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानना है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी आधुनिक उपभाषाओं का विकास हुआ। बिल्कुल सही है। सौरसेनी से तो पश्चिमी हिंदी निकली, राजस्थानी निकली, पहाड़ी निकली, गुजराती भी निकली। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों में। ब्राचड़ अपभ्रंश से लहंदा, पंजाबी की उपभाषा विकसित हुई, पैसाची से हुई है। ब्राचड़ से सिंधी निकली है। और मारू गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी का घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल सही है ये तो तीसरा विकल्प इसमें निकल करके आ रहा है। 5 में 3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित किस भाषा का मागधी अपभ्रंश से संबंध नहीं है? असमिया, उड़िया, बंगाली सब है, लेकिन बघेली से नहीं है, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इनका संबंध तो पूर्वी हिंदी से है। जो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तो मागधी से तो 4 कौन सी निकली है? बिहारी, असमिया, उड़िया और बंगाली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। 7 में 2। क्वेश्चन 8, प्राकृत भाषाएं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ियां हैं। अब प्राकृत भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी क्या मानोगे आप? देखो, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में तो जो पहली है वो अवट हो गई, और इधर प्राकृत भाषा तो आप समझ रहे हो भाई, ठीक है। प्राकृत भाषा में जो प्राकृत वगैरह है जो, तो बीच में बचता क्या है? अपभ्रंश। यही किया 8 में 2। 8 में 2 चेक करो। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। सौरसेनी प्राकृत मथुरा या सूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती थी। यह मध्य देश की प्रमुख भाषा थी। सही है। पैसाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। बिल्कुल सही। अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र मागधी और सौरसेनी के बीच का है। ये प्राचीन कौशल के आसपास प्रचलित थी। बिल्कुल ठीक है। मागधी और सौरसेनी के बीच का क्षेत्र अर्धमागधी प्राकृत का रहा है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 9 का उत्तर 4। और प्राकृत व्याकरण को किसने लिखा है? हॉर्नले या ग्रियर्सन, मैक्सी और वररुचि की रचना है प्राकृत व्याकरण।
10 में 4। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी शामिल है, तो बिहारी, क्योंकि बिहारी तो अलग ही है बिहारी हिंदी। देखो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये तो है बोलियां, और बिहारी क्या है, ऐसे और छटनी करवाएंगे आपसे। बिहारी है उपभाषा। हमारी 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी उसे 5 बोली निकली, फिर हमारी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, उसे 3 बोली निकली, फिर हमारी उपभाषा है राजस्थानी, उसे 4 बोलियां निकली, फिर हमारी उपभाषा है क्या कहते हैं पहाड़ी, उसे 3 पहाड़ी बोलियां निकली हैं। पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी, मध्यवर्ती पहाड़ी बोल देते हैं उनको। तो उपभाषा और बोली का तो अंतर याद रखना। अभी बिहारी को ही बोली कह दो आप, बिहारी तो उपभाषा है, और बिहारी उपभाषा कहां से निकली है, मागधी अपभ्रंश से निकली है। और बिहारी उपभाषा की बोलियां कौन है, तो बोलियां हो गई मैथिली, मगही और भोजपुरी। हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है। इस कथन के विचारक कौन है, हरदीप बाहरी, बाबूराम सक्सेना, सुनीति कुमार चटर्जी या उदय नारायण तिवारी। 12 का उत्तर सही चेक कर दो सुनीति कुमार चटर्जी। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, गत्यात्मकता है, व्यवहारिकता है, वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप है, अनुच्चरित ध्वनियां, क्योंकि इसमें सभी ध्वनियां उच्चरित होती है, अनुच्चरित साइलेंट ध्वनि कोई नहीं है रोमन की तरह। यहां रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर वाले कौन सी बोली में जाओगे, तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, है ना, और ये सब तो खड़ी बोली का क्षेत्र है, मेरठ उसका केंद्र है, तो खड़ी बोली। लेकिन खड़ी बोली का मुख्य केंद्र मेरठ है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। तो असत्य कथन बताओ इनमें से क्या हो जाएगा भाई। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, तो सही है। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरानुनासिक, हाँ सही है। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत ज्यादा सांस निकलती है, जबकि मुंह से अधिक सांस निकलती है, नाक से तो कम निकलती है। कान और मुंह को अलग कर दिया, उल्टा कर दिया, तो यही गलत हो गया है। 15 में 3। बताओ इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, श, से, है, यह। तो ये, रे, ले और वे, ये कैसे है तुम्हारे अंत्यस्थ व्यंजन। हाँ अच्छे, तो ये करो, ये को पकड़ो। बताओ इनमें से तुमको असंगत युग्म पहचानना है। टे तो टे वर्ग मूर्धा से, छ वर्ग तालु से, कै वर्ग का खा गा घा कंठ से, तय वर्ग होष्ट से, तय कहे तय थे दे ध। तुम्हारी जीव तालु जो है ना, ये दांतों से टकरा रही है, तुम बोल कर देखोगे तय थे ध, या ऐसे बोल सकते हो तुम कि तुम्हारी जीव जो है वो दांतों का टच ना कर, तुम तय बोल जाओ, बोलना ता ना, नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे ना, फिर तोतला हो जाओगे, तोतला। इसमें आ गया 17 में 4 करो। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। णय अधिकतर संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है, खूब होता है णय का प्रयोग, राजस्थानी में भी खूब होता है। और जिन तत्सम शब्दों में णय होता है उनके तद्भव रूप में णय के स्थान पर नय प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। और खड़ी बोली की प्रकृति नय के पक्ष में है, और राजस्थानी भाषा में णय के स्थान पर नय का प्रयोग, गलत बात। राजस्थानी में तो णय का प्रयोग होता है, नय को भी णय बोलते हैं। पानी को भी पानी नहीं कहेंगे, पानी, पानी ले आ, अणय का प्रयोग होता है। तो 18 में 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वर्ण संबंधी कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। अनिष्ट, अनिष्ट है क्या शुद्ध है, आजीविका शुद्ध है, उद्योगीकरण, तो अहल्या होता है ना, अहल्या। तो 2, 19 में 2। अब इनमें से अशुद्ध शब्द पहचानिए। प्रज्वलित, परिणति, व्रजभाषा और फाल्गुन। अब पता तुम ये सोच सकते हो यार ये होगा क्योंकि है ना व्रज नहीं होता है, ये होता है ब्रज होता है,
पर शुद्ध तो यही होता है, व्रज ही होता है। ये तो अपन ब्रज बोल देते हैं। इसका उत्तर आएगा एक, क्योंकि प्रचलित में दो जय आधे आ रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। ये उज्जवल थोड़ी है जिसमें दो जय आएंगे। नहीं, अपन जब ये कहते हैं क्या, उद्योगीकरण, ऐसे औद्योगिकीकरण, वो भी संदर्भ के अनुसार सही है। कौन है? नहीं यार, शब्द शुद्ध है, उद्योगीकरण। तुम इसको कह रहे हो क्या, औद्योगिकीकरण, इसकी बात कर रहे हो क्या कि ये शुद्ध है? नहीं, शुद्ध ये भी है। उद्योगीकरण संदर्भ अलग अलग है, शुद्ध ये भी शुद्ध ही है? किसको? अरे इसमें तो ये गलत रहा ना, अहिल्या, ये सही है, उद्योगीकरण ये सही है। तुम देख लेना राजपाल एंड सन्स डिक्शनरी में शब्द को मान्यता है बिल्कुल। और निम्नलिखित में से प्रत्यय संबंधी अशुद्ध शब्द पहचानना है। लब्ध प्रतिष्ठित तो होता ही नहीं है, लब्ध प्रतिष्ठी होता है। ये इत क्यों लगा हुआ है? पैतृक सही है, तात्कालिक सही है, पूजनीय सही है। ये लब्ध प्रतिष्ठित गलत है। कैसे लिखना चाहिए इसको? लब्ध, यही सही है ना? निम्नलिखित में से विराम चिन्ह के संदर्भ में बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए, हाँ सही है, विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, भाषा सरल बनती है। वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के विराम चिन्ह जरूरत होती है, सही बात है। प्रत्येक विराम चिन्ह लेखक की विशेष मनोदशा का एक एक पड़ाव चिन्ह होता है, ये बात भी सही है। विराम चिन्ह के प्रयोग से काव्य में शिथिलता नहीं आती है, बल्कि उसमें फ्लो बनता है और ज्यादा। ये अलग रंग कैसे हो रहा है इसका? ऐसे तुमको अलग रंग का दिख जाए तो विकल्प वहां परीक्षा में जो कोई ईश्वर वरदान दे दे ऐसा कि जो उसका उत्तर है वो अलग ही कलर का दिखाई दे ऑटोमेटिक। अब इसमें अलग ही कलर हो रहा है ना इसका। जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह का, के और की सब लुप्त हो जाए तो दोनों के बीच का जो चिन्ह लगाया जाएगा वो क्या कहलाता है भाई? योजक चिन्ह। इसी से तो तुम्हारा रूपक अलंकार का निर्माण होता है। 23 में 2, 24 बताओ निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। शोकाकुल, तो शोक से आकुल, गंगा का जल, राजा का मंत्री, इसमें तो तत्पुरुष समास आ रहा है। लेकिन कमल नयन तो विशेषता बता दिया है, नयनों की कमल के समान। तो विशेष से विशेष तो आपको पता ही है, विशेषण विशेषण का संबंध कर्मधारय समास से होता है। क्या कर देंगे? कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। श्याम, आर्यवर्त, रक्षाबंधन, नम्रता। तो क्योंकि नम्रता तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्नलिखित में से कन्नौजी बोली का क्षेत्र नहीं है। फर्रुखाबाद, पीलीभीत, इंदौर, हरदोई। इंदौर, तो इंदौर में फिर कौन सी बोली जाती है यदि कन्नौजी नहीं है तो? इंदौर में रक्षाबंधन। क्या रक्षाबंधन में नहीं लगता तुमको त्योहार? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण रक्षाबंधन तो आ रहा है। 26 बताओ, जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी फ्री होके जाओगे, नहीं तो कैद हो गई यार तुम्हारी तगड़ी। टाइम काफी हो रहा है। अरे भाई मैं बता दूं सीधे सीधे, उत्तर तो इंदौर सही है, पर इंदौर है, उज्जैन है, मालवा है, देवास है, ये सब तो मालवी बोली का क्षेत्र है। तो मालवी बोली जाएगी इंदौर में, चाहो तो तुम लिख लो। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। और ये बताना जरा कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म पहचानना है तो बघेली रीवा में, और बुंदेली सागर में, छत्तीसगढ़ी रायपुर में, भोजपुरी नरसिंहपुर।
तो नरसिंहपुर जो है ये तो क्षेत्र बताओ इसमें कौन सी बोली का है? नहीं, भोजपुरी यदि नरसिंहपुर में बोली जा रही होती तो यह असंगत क्यों होता? इसमें तो मतलब साफ है ना कि भोजपुरी नरसिंहपुर में नहीं बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेली बोली का क्षेत्र है। 27 में 4। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, भोजपुरी बोली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के पटना, सारण, चंपारण में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों तक विस्तृत है। हिंदी की सभी बोलियों में भोजपुरी बोली का सर्वाधिक विस्तार है। उत्तर प्रदेश के भोजपुर गांव से भोजपुरी बोली निकली है, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार के बक्सर जिले में भोजपुर गांव आता है, तो ये उत्तर प्रदेश का गांव नहीं है। 28 में 4। बताइए, मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है, तो अब बागड़ी, शेखावटी, थली या कठेर? कठेर का संबंध किससे है? कठेर कहां बोली जा रही है? मेवाती। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस उपबोली पर ढूंढाड़ी और मारवाड़ी, बताओ, दोनों का प्रभाव देखा जाएगा? खैराड़ी, शेखावाटी, गौडवाड़ी या मेवाड़ी? शेखावाटी पर, क्योंकि इधर तो ये जयपुर के लग जाता है और उधर वहां से जो है मारवाड़ क्षेत्र तो शुरू हो जाता है। चूरू वगैरह का जो क्षेत्र है वो सब मारवाड़ क्षेत्र में चला जाएगा। निम्नलिखित में से, और देखो शेखावटी पर हरियाणवी का प्रभाव भी दिखता है, क्योंकि इनकी सीमाएं भी तो लगती है हरियाणा से, है ना? इसलिए क्या करते हैं, हरियाणा वाला, बुरा मत मानना कोई शेखावटी का हो तो, हरियाणा वाला पैसे वाला होता है, बहुत ज्यादा जमीन बड़ी उपजाऊ होती है, थार खरीदते हैं, साल 2 साल चलाते हैं, फिर उसको सेकंड हैंड बेच देते हैं और शेखावटी वाले ले आते हैं क्योंकि बाउंड्री तो लगी रही है ना, ये चीज है। अब जितनी उपजाऊ जमीन हरियाणा की है उतना अपना राजस्थान तो कहाँ ही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। अब पहचानो 31 में जल्दी से असत्य कथन। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण रागड़ी पर है। हाड़ौती का क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। राजस्थान के सबसे कम भूभाग में बोली जाने वाली ढूंढाड़ी है। सबसे कम भूभाग में बोली जाने वाली मालवी है। नाम इसका मालवी है तो यहां कहां मिलेगी ये तो केवल प्रतापगढ़, झालावाड़ के एमपी के सटे हुए भूभाग में मिलती है बस केवल। और संत सिंगा की रचना नेमाड़ी में आती है, ये तो सही है। नेमाड़ी तो धुर दक्षिणी राजस्थानी है। और मैंने आपको बोली पढ़ाते हुए भी देखो, ग्रियर्सन का अलग मत बताया, टेसी टोरी का अलग मत बताया, नरोत्तम का अलग बताया, 2-4 विद्वानों के नाम थोड़ा सा अलग अलग देख लेना। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानना है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण हार्नेले ने किया। जोशुआ केटियार ने हिंदी का सबसे पहले व्याकरण ग्रंथ लिखा। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक होता है, लिखित नहीं होता। 32 का सही उत्तर है 3। आगे चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानना है। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को नए भाषा कहा है और भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य गठन हुआ। और कब हुआ? 1953 में हुआ, 56 में नहीं हुआ। और पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष क्या बाल गंगाधर खेर थे? आचार्य नरेंद्र थे। 33 में 4। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग और अनुच्छेद से संबंध रखता है? भाग 5 अनुच्छेद 120 या भाग 6 अनुच्छेद 210? भाग 6 अनुच्छेद 210। यदि भाग 5 अनुच्छेद 120 होता तो इसका संबंध होता संसद से, ना कि विधानमंडलों से। और भाग 17 ये तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक फैला हुआ है, जिसमें संघ की और भाषाई संबंधी, राजभाषा संबंधी प्रावधान है, संघ की लिपि वगैरह की। विधि निर्माण और न्यायालय में प्रयुक्त भाषा संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मिलते हैं? बता दो जरा। भाग 17 अनुच्छेद 346, भाग 17 अनुच्छेद 347 या भाग 17 अनुच्छेद 348?
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित वह भाषा, किस भाषा को मांझी भाषा भी कह सकते हो आप? संथाली को, संथाली, बोडो, डोगरी और कोकनी। संथाली। और लास्ट में जुड़ने वाली जो 4 भाषाएं हैं उन्हें क्रम से लगा सकते हो क्या आप? बोडो मॉस, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। तो 22वीं भाषा के रूप में जुड़ी है वो है संथाली। निम्नलिखित में से द्रविड़ भाषा परिवार की कितनी भाषाएं बताओ, और 4 कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। देखो, लरिका ख्याली अहे, ये वाक्य तुमको अवधि का लग रहा है, ब्रजभाषा का लग रहा है, या मैथिली का लग रहा है, या मालवी का लग रहा है ना? ये अवधि भाषा का प्रयोग है, अवधि को टिक लगाओ। अवधि, हाँ, अवधि भाषा का प्रयोग है ये। और पैसाची अपभ्रंश का एक नाम ये भी मिलता है, के। उपसर्ग के प्रयोग से बताओ क्या हो सकता है? शब्द का अर्थ ठीक विपरीत हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आप ए अन उपसर्ग लगा दो, है ना, ठीक विपरीत अर्थ हो जाएगा। शब्द का अर्थ विपरीत ना होकर के बदल सकता है, ये भी बिल्कुल हो जाएगा। शब्द के अर्थ में बदलाव न होकर के विशिष्टता आ सकती है। जैसे तुम देश के आगे सु लगा दो तो सुदेश, तो विशिष्टता आई लेकिन अर्थ तो वही रहा। और शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता। ऐसे भी हो सकता है, आप कहोगे कैसे भाई, लगा के दिखाओ। तो भर लगा दो पूर्व में, भरपूर। अब मान लो आपने लगा दिया भरपूर, अब पूर का मतलब तो अपने आप ही होता है भरा हुआ, और भरपूर का मतलब भी होता है भरा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बात आई है उपसर्ग संबंधित, ये तो चारों ही सही है। तुमने किया क्या इसको? 4 नहीं किया होगा ना? तो दीपक जी क्लास से क्या सीखा? उपसर्ग भी पढ़ लेना संधि के साथ साथ। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल तो आप लिखते ही होंगे, तो उपसर्ग में तो कॉमन सेंस भी तो लगा सकते हो। कुछ कह रहे हो क्या बच्चे लोगों? विराम चिन्ह कैसे बनते हैं, बनाते हैं? तुमको पढ़ाया नहीं था अथवा टॉपिक ही नहीं है शायद विराम चिन्ह तो। हाँ, पढ़ना ही मत, कैसे बनाते हैं छोड़ो तुम तो। अब जीवन अपने आप में एक प्रश्न मार्क चिन्ह है, क्या ही बताएं तुमको। हम सब चिन्ह ही है, कोई अल्प विराम है, कोई अर्ध विराम है, कोई पूर्ण विराम है, कोई तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हिंदी में एक कवि ऐसा हुआ है जिन्होंने चिन्हों से अर्थ निकाले हैं कविताओं के, मिथ कथनों की भाव भंगिमा से समृद्ध किया है शमशेर बहादुर सिंह ने, इसलिए जो कवियों को कवि कहा है अज्ञे ने। उनके यहाँ तो स्पेस, डैश, अंतराल ये सब बोलते हैं भाई। अगला सवाल देख लो। अधो हस्ताक्षरी, आसान से सवाल है, देखो। अधो हस्ताक्षरी, इसमें क्या कर दे, कौन सा उपसर्ग कर दे भाई? अध, अधो, अधा, आधा। और इसमें ये क्या कर दिया, +1 नंबर। 41 का उत्तर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 42, अनुदिन, तो दिन के पश्चात किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया। प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ भाषा भास्कर, ये बहुत अच्छी किताब का नाम है, आप ध्यान रखना। एक विदेशी विद्वान ने लिखी है, एथरिंगटन ने लिखी है ये भाषा भास्कर। निम्न तो करो, चेक करो। 42 में 1 करो, 43 में 4 करो, और 44 में निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक क्रिया है? तो रमेश अच्छा लड़का है, वह रात भर जागता रहा, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। अब इसका तुम सवाल जवाब नहीं दोगे तो फिर तुमने क्रियाएं तो क्या पढ़ी है? आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, यह है इसमें सकर्मक क्रिया, ये है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है?
जिसमें कार्य का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़ता है। तो आकाशवाणी से ये समाचार प्रकाशित हुआ, मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारा किस किस का सही है? ये सभी का नहीं है, देख लो हाथ खड़े हो रहे हैं। चलो ठीक है। विभक्ति विचार चर्चित कृति किसकी है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, गोविंद नारायण मिश्र या अंबिका दत्त व्यास? गोविंद नारायण मिश्र को टिक करके चेक करो। 45 में 3 करो,